डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वही हमारा चैप्टर है, हमारा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैवियर बॉडीज नीड ग्रेटर इनिशियल एफर्ट टू पुट देम इन मोशन। ठीक है, कि जो आपकी भारी बॉडी होती हैं, जो आपके हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको मोशन में लाने के लिए, यानी कि उनको चलाने के लिए जो है आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, हैवियर बॉडीज नीड ग्रेटर इनिशियल एफर्ट टू पुट देम इन मोशन वाई। यानी कि जो आपके भारी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको चलाने के लिए, मोशन में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर यहाँ पे गिवन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम इसको बता सकते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी पे जो लगने वाले फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ इजिकल टू एम ए। तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। इसका मतलब अगर एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, फोर्स जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। तो अगर भारी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ज़्यादा होगा और उसको चलाने के लिए जो फोर्स है वो भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत ही। तो इसको हम बता सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें पता है ये। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो अगर भारी बॉडी होगी तो उसका जो है मास वो ज़्यादा होगा और उस पर उसको चलाने के लिए जो फोर्स है वो भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ए पार्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ए बॉडी कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली in the absence of an external force appears contradictory comment। तो उसने कहा है कि जो न्यूटन का इस क्वेश्चन में क्या बोला है, उसमें बताया गया है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि बॉडी कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो जो बॉडी है वो आपकी यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। इस पर कमेंट करो। तो वो कह रहा है कि अगर बॉडी पे अगर आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। वो कह रहा है कि ऐसा जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगता है, इसमें हमें कुछ विरोधाभास सा लगता है। आप इस पर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या कहा था कि अगर बॉडी पे लगने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी। तो ये जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी अपीयर होता है। इस पर आप कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको बताना है कि अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है और अगर आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है। इस पर कमेंट करके बताना है आपको, इसको समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इन डे टू डे ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि वी डू नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी, it stops. This seems to contradict the Newton first law. In fact, motion of any body is being opposed by the two invisible forces, the force of friction between the body and the ground and also the resistance of air. If these forces were removed, the moving body shall never stop. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो बॉडी है आपकी, जो आपकी बॉडी है वो जो आपकी, अगर आपने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया है तो फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में थोड़ी देर चलने के बाद जो है वो आपकी रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है? क्योंकि उस पर जो इनविजिबल फोर्सेस हैं वो आपके काम करते हैं। यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको रोकने का काम करता है और जो एयर की रेजिस्टेंस है वो उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को निकाल दें, अगर उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना लगे और जो एयर रेजिस्टेंस है वो ना लगे, तो बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी और वो अपने आप से कभी भी नहीं रुकेगी। तो ये बताना था इसमें। ठीक है, कि बॉडी जो है वो रुक रही है हमारी, फोर्स ऑफ इनविजिबल फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रुकती है या एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो रुकती है। अगर हम इन सारे फोर्सेस को हटा दें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी हटा दें और एयर रेजिस्टेंस को भी हटा दें, तो हमारी बॉडी जो है वो अपने आप से नहीं रुकेगी और वो आपकी यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये इसमें हमें कमेंट करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको गिवन है,
4 blocks of same mass m are connected by cords are pulled by a force F on a smooth horizontal surface as shown in the figure. Determine the tension T1, T2, T3 in the cords. ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि कोई भी ये फिगर आपको गिवन है, इस फिगर को आपको देखना है। इस फिगर में आपके 4 ब्लॉक्स हैं, फिगर में जो है आपके 4 ब्लॉक्स हैं और चारों का जो मास है वो आपका सेम है, यानी कि आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, चारों का जो मास है वो सेम है। 4 ब्लॉक्स हैं आपके पास और सभी ब्लॉक्स का जो मास है वो सेम है। उन सब पे आप क्या करते हो, एक फोर्स F लगाते हो। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं ये आपके एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं और इन पे आप एक फोर्स F लगाते हो। ठीक है, तो फोर्स F लगाने के बाद आपको जो निकालनी है टेंशन T1, T2, T3 जो आपकी कोड है या जो आपने धागा लगाया हुआ है या जिस ब्लॉक्स के आपने जिस रस्सी से बांधा हुआ है या जिस आपने धागे से बांधा हुआ है उसमें जो टेंशन्स हैं T1, T2, T3, T4 को निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, तीनों का जो मास है वो सेम है, इसका भी मास m है, इसका मास m है, 3 ब्लॉक्स हैं और इन पे जो आप फोर्स लगाते हो F, ठीक है, तो इन पे आप फोर्स लगाते हो F। तो मान लो ये जो है ये धागे से जुड़े हुए हैं आपस में, कोड का मतलब धागा से जुड़े हुए हैं और ये भी जो है ये आपके धागे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब आप इधर फोर्स लगा रहे हो तो जो ये वाला ब्लॉक है फर्स्ट वाला ब्लॉक, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक जो है इस वाले कोड पे लेफ़्ट साइड में लगाएगा टेंशन। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ये जो टेंशन लगाएगा ये राइट साइड में लगाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो फिर सेकंड वाला ब्लॉक है इस वाले कोड पे टेंशन जो है वो लेफ़्ट साइड में लगाएगा और ये वाला कोड जो है इस वाले पे राइट साइड में टेंशन लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स गिवन है। ठीक है, तो एक ब्लॉक हमारा मिसिंग है तो एक ब्लॉक हम और बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही आपका एक और ब्लॉक है तो उसके बीच में भी जो वो धागे से बंधा हुआ है तो ये इस पे यहाँ पे टेंशन लगाएगा और ये यहाँ पे टेंशन लगाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर ये जो टेंशन है ये आपकी T1 टेंशन है, खिंचाव जो इसमें आया है वो T1 खिंचाव आया है, ये फोर्स ही होता है आपका टेंशन, और यहाँ पे जो कोड में खिंचाव आया है जिसको हम टेंशन कहते हैं वो T2 है और यहाँ पे जो आपका खिंचाव आया है वो आपका T3 है। तो हमें क्या करना है, T1, T2 और T3 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया है, अभी सेम वैसे ही हम इसमें निकालेंगे। वहाँ पे हमें 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स गिवन थे और हमने उसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाली थी कि हमें फोर्स हमने अप्लाई किया था और बॉडी बी का एक्सेलेरेशन हमने निकाला था और बॉडी ए का एक्सेलेरेशन हमें गिवन था। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टेंशन्स T1, T2 और T3 को निकालना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो पहले वाला ब्लॉक जो है T1 टेंशन लेफ़्ट साइड में और दूसरे वाला ब्लॉक जो है वो T1 टेंशन राइट साइड में। ऐसे ही दूसरे वाला ब्लॉक जो है वो T2 टेंशन लेफ़्ट साइड में और जो थर्ड वाला ब्लॉक है वो T2 टेंशन राइट साइड में। ऐसे ही थर्ड वाला ब्लॉक जो है वो T3 टेंशन लेफ़्ट साइड में और फोर्थ वाला ब्लॉक जो है वो T3 टेंशन राइट साइड में। तो आप इस वाले इसमें भी ध्यान से इसको देख सकते हो, इस वाले फिगर में भी ये आपको गिवन है, ये आपको फिगर में गिवन है। तो अब इस फिगर से आपको क्या निकालना है, आपको T1, T2, T3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक है, आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसमें सबसे पहले हम सभी जो बॉडीज़ हैं वो आइडेंटिकल मास की हैं, तो इसमें सबसे पहले हम F = ma वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी F की वैल्यू होती है वो, अब यहाँ पे 4 m है, 1 m, तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू m इंटू a, 4ma के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालें तो जो एक्सेलेरेशन है वो किसके बराबर आएगा, F/4m के बराबर आएगा। एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो F/4m के बराबर आएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे अभी
इनके मोशन की इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसमें हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले कॉमन, सभी के लिए कॉमन सिस्टम के लिए हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि यहाँ पे 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो फोर्स आपने F लगाया है, मास जो है वो 4m है, और एक्सेलरेशन आपका A प्रोड्यूस हुआ है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, F/4m के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है ये वाली इक्वेशन को, ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, ठीक है, इसके लिए हम लिखें यहाँ पे, इसके लिए तो ये किसके बराबर हो जाएगी, F माइनस T1 इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखें इस वाले को, यहाँ पे हमने इतना पोर्शन देखना है, इतना पोर्शन, तो इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। F1 जो है वो राइट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 2 फोर्स लग रहे हैं, पहले वाला ब्लॉक है, F फोर्स जो है राइट साइड में है, और T1 टेंशन जो है वो लेफ़्ट साइड में है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिखेंगे, F माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है m, और एक्सेलरेशन कितना है ma। तो ये पहली इक्वेशन हमने निकाल ली, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली, फर्स्ट ब्लॉक के लिए हमने इक्वेशन निकाल ली F माइनस T1 इज इक्वल टू ma। ऐसे ही अब हम सेकंड वाला ब्लॉक लेंगे, तो सेकंड वाले ब्लॉक का मास भी क्या है, वो m है, और इस पे जो राइट साइड में टेंशन है वो कितनी है, T1, और लेफ़्ट साइड में जो टेंशन है वो है आपकी T2। अब हमें कौन सा देखना है, ये वाला सेकंड वाला देखना है, ठीक है। सेकंड वाला ब्लॉक हमें यहाँ पे देखना है। तो सेकंड वाले ब्लॉक पे राइट साइड में जो फोर्स है वो है टेंशन T1, और लेफ़्ट साइड में जो फोर्स है वो है आपकी टेंशन T2, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास है m, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a। तो ये सेकंड ब्लॉक के लिए हमने इक्वेशन लिख लिया है यहाँ पे। ऐसे हम थर्ड ब्लॉक के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें ये वाला थर्ड ब्लॉक लेना है। तो थर्ड ब्लॉक का मास भी कितना है आपका m, ठीक है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है राइट साइड में वो है आपकी टेंशन T2, और लेफ़्ट साइड में जो लग रहा है वो है आपकी टेंशन T3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, T2 माइनस T3, इसको हम लिखेंगे T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड ब्लॉक के लिए हो गई। अब हमारे पास लास्ट ब्लॉक बचा है ब्लॉक 4। तो ब्लॉक 4 पे हम देख रहे हैं कि एक ही फोर्स है सिर्फ, ठीक है। तो ब्लॉक 4 है, उसका मास भी कितना है आपका m है, और उस पर जो एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन T3, एक ही फोर्स लग रहा है आपका राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में कोई फोर्स नहीं है। और इसके लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो ये आ जाएगा आपका T3 इज इक्वल टू m इंटू a, क्योंकि एक ही फोर्स है राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में कोई फोर्स नहीं है। तो जो T3 की वैल्यू है वो F बराबर ma वाले फॉर्मूले से हमने पुट कर दी। तो ये हो जाएगा आपका T3 इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। अब T3 इज इक्वल टू ma हमने लिखा, T3 इज इक्वल टू m इंटू a, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी F/4m, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है अभी, T3 इज इक्वल टू m इंटू a। तो m एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, F/4m, तो m से m कैंसिल हो गया। तो हमने निकाल लिया कि जो टेंशन T3 आएगी वो किसके बराबर आएगी, F/4 के बराबर आएगी। टेंशन T3 जो आएगी वो F/4 के बराबर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम सारी टेंशन्स को निकाल सकते हैं। तो T3 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो आपको फिर करनी है ये सारी इक्वेशंस अपने आप से सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। T3 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी है कि जो T3 की वैल्यू आएगी वो F/4 आएगी। ऐसे ही आप सभी बाकी की इक्वेशंस को अपने आप से सॉल्व करेंगे और मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि जो T2 की वैल्यू है वो F/2 आनी चाहिए, और T1 की वैल्यू जो है वो आपकी 3F/4 आनी चाहिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। पहले हमने उसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनमें टेंशन प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, और उन T1, T2, T3 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, T3 जो है ma के बराबर आया, T2 माइनस T3
इज इक्वल टू एम में, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम में, और F माइनस टी इज इक्वल टू एम में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी और हमने टेंशन्स की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको गिवन है, द स्पीड ऑफ ए ड्राइविंग कार, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। द स्पीड ऑफ ए ड्राइविंग कार सेफली इन डार्कनेस डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ हेडलाइट्स, एक्सप्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपकी जो ड्राइविंग कार है, जो कार है आपकी ड्राइविंग कार है, उसकी जो स्पीड है डार्कनेस पे, वो किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ हेडलाइट्स। ठीक है, कि अगर आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो तो अंधेरे में जो गाड़ी चलाने की जो आपकी स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपकी रेंज ऑफ हेडलाइट्स पे डिपेंड करती है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो आपकी अंधेरे में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी को चला रहे हो, तो जो उसकी स्पीड है वो हेडलाइट्स की रेंज पे डिपेंड करती है। अगर आपकी हेडलाइट्स की रेंज ज़्यादा होगी तो गाड़ी की स्पीड आप ज़्यादा चला सकते हो। अगर आपकी हेडलाइट्स की जो रेंज है वो ज़्यादा है तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड होगी आप उसको ज़्यादा तेज़ चला सकते हो। और अगर आपकी हेडलाइट्स की जो रेंज है वो कम है तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो आप धीरे धीरे चलाओगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो इसको बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें फिर दिया गया है, द रेंज ऑफ हेडलाइट ऑफ ए कार इज मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच एन ऑब्स्टिकल ऑन द रोड कैन बी सीन बाय द ड्राइवर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि रेंज ऑफ हेडलाइट का मतलब क्या है, रेंज ऑफ हेडलाइट का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच एन ऑब्स्टिकल ऑन द रोड कैन बी सीन बाय द ड्राइवर। तो रेंज ऑफ हेडलाइट का मतलब है कि जब आपने हेडलाइट्स को ऑन किया हुआ है तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जो है आप देख सकते हो, रोड पे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आप देख सकते हो। रेंज ऑफ हेडलाइट का मतलब है कि अगर ये आपकी हेडलाइट ऑन है तो कितनी दूर तक जो है अंधेरे में आप मैक्सिमम डिस्टेंस देख सकते हो। तो ये रेंज होगी आपकी हेडलाइट्स की, मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितना रोड पे बिना ऑब्स्टेकल के, बिना बाधा के मैक्सिमम कितना साफ साफ क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो फिर हमें देखना है कि द कार मस्ट स्टॉप बिफोर इट हिट्स द ऑब्स्टेकल। तो वो कह रहा है कि अगर रास्ते में कोई भी आपका पत्थर वगैरह है या कोई भी आपका ट्रक वगैरह खड़ा है या कोई भी आपकी ऑब्स्टेकल है वहाँ पे, तो हमें ब्रेक लगा के कार को रोकना है। तो अगर हमें कार पे ब्रेक लगाएंगे तो और वो बिना टकराए जो है वो आसानी से रुक जाए। ठीक है, तो अंधेरे में अगर आपका कोई भी ऑब्स्टेकल खड़ा है यहाँ पे तो इसको बिना हिट किए अगर हम कार पे ब्रेक लगाते हैं तो वो हमारी कार जो है बिना इससे टकराए रुक जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो हमें रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाते हैं तो इसका मतलब रिटार्डेशन हम निकाल सकते हैं, और वो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फाइनल स्पीड तो आपकी ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि आपने ब्रेक लगा के उसको रोक रहे हो। तो जो u की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, आपकी √2as। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। यानी कि ये डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है आपकी हेडलाइट्स की जो रेंज है वो डिस्टेंस है, ये जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डिस्टेंस अगर आपका हेडलाइट्स का डिस्टेंस या रेंज अगर आपकी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू भी आपकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम इसको बता सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था कि अगर आप अंधेरे में अगर आप गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकते हो तो किसी भी ऑब्स्टेकल से बिना टकराए का जो वो डिस्टेंस है, जो वो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो रेंज ऑफ हेडलाइट्स पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो हमने कितनी निकाली है, √2as। ठीक है, तो यानी कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द ड्राइवर कैन सी ऑन द रोड विदाउट हिटिंग द ऑब्स्टेकल। तो ये इसमें एक्सप्लेन करना था, दोनों के बीच में इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच में रिलेशन हमें यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको गिवन है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन changes the velocity of body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds.
हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि कोई भी जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो बॉडी की वेलोसिटी को पहली इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड जो है वो 5 सेकंड में हो जाती है। अगर हम बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी जो है इतनी से इतनी हो जाती है, 10 से 20 हो जाती है 5 सेकंड के अंदर। तो हमें ये देखना है फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज इन 2 सेकेंड। वो कह रहा है कि अगर हमें सेम चेंज लेके आना है 2 सेकेंड के अंदर तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। फिर उसने कहा है कि अगर हम सेम चेंज लेके आना चाहते हैं, यानी कि सेम वेलोसिटी हम चेंज करना चाहते हैं 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन कितने सेकंड में करना चाहते हैं, 2 सेकंड में करना चाहते हैं, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इसमें है। तो ठीक है, तो इसमें हम किस किस के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम के बीच में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा गया है, इसने कहा है कि 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 से 20 हो जाती है जब आप कितना फोर्स लगाते हो, आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो। फिर उसने क्या क्वेश्चन कहा है, उसने कहा कि हमें सेम चेंज लेके आना है, यानी कि हमें 10 से 20 का सेम चेंज लगा के लेके आना है, लेकिन कितने सेकंड में लेके आना है, 2 सेकंड में लेके आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, F इज इक्वल टू dp/dt, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से हम लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज है वो आपका सेम है। यहाँ पे जो dp है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपका सेम है। ठीक है, और बॉडी भी आपकी सेम है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो आपका सेम होगा। तो इस फॉर्मूले में आपको ध्यान से देखना है। तो पहले केस के लिए अगर हम फोर्स लिखेंगे तो पहले केस के लिए जो आपकी फोर्स की वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, dp/dt1, क्योंकि dp की वैल्यू जो है वो दोनों केस में सेम रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी के लिए, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस के लिए अगर हम फोर्स लिखेंगे उसको हम लिखेंगे dp/dt1, और सेकंड बॉडी के लिए हम फोर्स लिखेंगे F2 इज इक्वल टू dp/dt2। दोनों को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F2/F1, और इसको हम लिखेंगे dp/dt2 इंटू dt1/dp। तो dp से dp कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या बचेगा, dt1/dt2। तो यानी कि पहली बॉडी का टाइम डिवाइड बाय सेकंड बॉडी का टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो F2/F1 आएगा, F2/F1 वो हमने क्या निकाला, dt1/dt2। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी का जो टाइम है वो आपका 5 सेकंड है, सेकंड बॉडी का जो टाइम है वो आपका 2 सेकंड है। तो F2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। F2 जो होगा वो होगा आपका F1 इंटू 5/2, और F1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, F1 की वैल्यू हमें 5 न्यूटन दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका 25/2, यानी कि अगर हमें फर्स्ट बॉडी पे हमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है तो सेकंड बॉडी पे हमें 12.5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो है हमने dp/dt1 लिखा, फर्स्ट फोर्स के लिए हमने जो है यहाँ पे dp/dt1 लिखा, और सेकंड फोर्स के लिए हमने यहाँ पे dp/dt2 लिखा, क्योंकि दोनों के केस में dp सेम है, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज है वो आपका सेम है। फर्स्ट बॉडी के लिए जो वेलोसिटी है वो आपकी 10 से 20 चेंज हो रही है, और सेकंड बॉडी के लिए जो वेलोसिटी है वो भी आपकी सेम हो रही है, और बॉडी का जो मास है वो भी आपका सेम है, क्योंकि सेम बॉडी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो dp होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा दोनों बॉडी का, वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि
वेलोसिटी दोनों में सेम चेंज हो रही है, मास भी सेम है, कॉमन है, तो जो dp होगा वो दोनों का सेम होगा, लेकिन जो टाइम है वो आपका अलग अलग होगा। इसीलिए जो फर्स्ट बॉडी के लिए मैंने टाइम लिखा dt1 वो हमने कितना लिया, 5 सेकेंड लिया, और सेकेंड बॉडी के लिए जो dt2 है वो हमने 2 सेकेंड लिया सॉरी। ठीक है, तो जो dp है वो दोनों के इसमें सेम आएगा, क्योंकि दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी में चेंज भी सेम है और दोनों का जो मास भी है वो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इजिकल टू dp/dt का इस्तेमाल करना था। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें फिर अर्थ इज़ ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ इज़ ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थ इज़ ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जो आपकी अर्थ होती है वो आपकी रोटेट करती है। ठीक है, तो अर्थ का जो रेफरेंस फ्रेम होता है वो भी आपका रोटेट करता है, क्योंकि अर्थ हमारी जो है कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अर्थ इज़ ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इवन व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वाई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो अर्थ है वो आपकी कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, कंटिन्यूसली जो है वो आपकी रोटेट करती रहती है, वो आपकी सन के अबाउट जो है वो आपकी रोटेट कर रही है, अर्थ आपकी सन के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इसमें क्या बताया गया है कि उसने कहा है कि ये आपका सन है और जो अर्थ है ये कंटिन्यूसली इसके चारों तरफ जो है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, और हम जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं अर्थ के ऊपर, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ के साथ में अटैच है। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ के साथ में अटैच होता है, और अर्थ हमारी जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। फिर भी हम क्या मानते हैं, फिर भी हम अर्थ को मानते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रूफ करेंगे कि अर्थ के रोटेशन का जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो इसमें हम निकालेंगे कि अर्थ के रोटेशन का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, अर्थ के रोटेशन के एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इसमें हम दिखाएंगे कि अर्थ के रोटेशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू जब बहुत ही कम होती है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर अर्थ हमारी सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है तो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आएगी हमारी 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे कि रोटेशन की वजह से अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही निग्लिजिबली स्मॉल है, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम क्या मान सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि आपके लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर अर्थ हमारी सन की तरफ चारों तरफ रोटेट कर रही है तो हमें पता है रोटेशन की वजह से उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब अर्थ का जो है हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थ को हमें कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, अर्थ को हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर हम इसमें निकालते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमें पता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली भी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, v² के बराबर होती है। ठीक है, और v जो है वो किसके बराबर होता है, v जो है वो आपका r ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, v जो है वो किसके बराबर होता है, r ओमेगा के बराबर होता है। तो अगर हम v का स्क्वायर करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस भी हम क्या लेंगे, r लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। कैपिटल R क्या है यहाँ पे कि अगर ये आपकी सन है और ये अर्थ जो है इसके चारों तरफ आपकी रिवॉल्व कर रही है, ये आपकी अगर अर्थ है तो कैपिटल R क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। कैपिटल R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल
कि जिस सर्कल में वो आपकी रोटेट कर रही है उस सर्कल का रेडियस है ये r, और ये रेडियस क्या होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ नोन एज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी हमने यहाँ पे ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल के भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपका एक्सेलेरेशन है वो किसके बराबर आया, आपका v² r के बराबर। और v की वैल्यू हमें पता है r ओमेगा के बराबर होती है, तो इसको हम कैपिटल R लिखेंगे यहाँ पे, तो कैपिटल R ओमेगा के बराबर हो जाएगी, कैपिटल R ओमेगा अपॉन r। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा फिर ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास बचेगी, एक्सेलेरेशन के पास आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब हमें ओमेगा पता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा इज़ 2π/t, ये हमें पता है रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड। तो ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, और ये हो गया आपके पास कैपिटल R। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4π² अपॉन t² इंटू r। अब हमें ये सारी वैल्यू पता है, r की वैल्यू हमें पता है, रेडियस जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, और टाइम की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि जो अर्थ है कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो उसका टाइम हम निकाल लेंगे, वो कितना होता है 365 डेज़, 365 इंटू 1/4 डेज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले में हमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो जो r है वो हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जो टाइम की वैल्यू है कि वो कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करती है, 365 इंटू 1/4 डेज़। तो इसको हम, ठीक है, तो इसको हम जो है आवर में चेंज करेंगे, फिर इसको मिनट में चेंज किया, फिर इसको सेकंड में चेंज किया, तो इसको सेकंड में चेंज करके जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ठीक है, तो इस एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.006 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से सन के चारों तरफ अर्थ के रोटेशन की वजह से जो उसमें एक्सेलेरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो उसके एक्सेलेरेशन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ निग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन है वो इतना है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एक्सेलेरेशन है वो इतना है। तो टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट की वजह में से, यानी कि जो भी हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें हम अर्थ को हम क्या कंसिडर करते हैं कि अर्थ जो होती है वो आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। इसको हम नॉन इनर्शियल नहीं मानते, इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, जो कि इनर्शियल का मतलब होता है विच ओबेज द लॉज ऑफ मोशन, एंड नॉन इनर्शियल कौन सा होता है, विच डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ मोशन।